हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज जो हमारी फिजिक्स की वन शॉट मैराथन क्लास होने वाली है, इसमें हम कवर करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स चैप्टर को। ठीक है, इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूले हैं सब कुछ हमें एक ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान और एक छोटा चैप्टर है और इसमें कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है और इसका ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी समझेंगे। ठीक है, देन इस पूरे के पूरे चैप्टर में तो बार मैग्नेट को ही पढ़ना है, लेकिन साथ ही हम क्या करेंगे, जो कॉमन टाइप्स होते हैं मैग्नेट्स के, जैसे टू बॉल से टाइप की जो मैग्नेट होती है, और इसके अलावा जैसे हॉर्स मैग्नेट होती है, ये किस साइज की होती है। ठीक है, इसके भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मैग्नेटिज्म को समझेंगे और गॉस लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों, जो हमारी अर्थ है यानी कि पृथ्वी, ये भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। ठीक है, इसीलिए हम इसके अर्थ के मैग्नेटिज्म को भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटाइजेशन यानी कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसको पढ़ेंगे। देन हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो सेकेंड पार्ट होता है इस चैप्टर का, मैटर, यानी कि जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को पढ़ेंगे और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे। ठीक है, देन दोस्तों लास्ट में हमारे पास में परमानेंट मैग्नेट एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनका किस प्रकार से एप्लीकेशन से यूज होता है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 7 टॉपिक से हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से यहाँ पर कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिज्म क्या है, तो मैग्नेटिज्म देखो, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकत्व, यानी कि ये चुंबक का गुण है। क्या है, मैग्नेट का ये एक प्रकार का ये गुण है, और वो गुण क्या होता है इस मैग्नेट का, उसको समझने के लिए जैसे मान लो कि हमारे पास में एक परमानेंट ये बार मैग्नेट है। क्या है ये, परमानेंट बार मैग्नेट है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर इस परमानेंट बार मैग्नेट के हम इसके सराउंडिंग में अगर मान लो यहाँ पर छोटे छोटे आयरन या निकल के इस पीसेस, ये जो स्मॉल पीसेस है, टुकड़े है, इनको हम लाते हैं, तो ये मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट इनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है इन स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन का जो ये गुण पाया जाता है किसमें, मैग्नेट में। ठीक है, जो इस अट्रैक्शन का इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, ये गुण होता है, इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट, यानी कि ये चुंबकत्व कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। जो अट्रैक्शन की जो क्वालिटी है, इसकी जो गुण है, फिजिकल फिनोमिना, इसे ही क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिज्म बोलेंगे। तो ये तो हमने बार मैग्नेट के लिए देख लिया अभी, लेकिन भैया मैग्नेट तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है दोस्तों, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई मटेरियल है, अब इसमें फ्लो होता है चार्ज का। ठीक है, यानी करंट का जो फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज के फ्लो में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होती है ना, वो 2 टाइप से होती है। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो 2 टाइप से होती है। कौन कौन सी, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी जो एक मोशन तो है क्या, स्पिन होती है ये अपने एक्सिस पर ही। ठीक है, और दूसरी क्या है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके इस न्यूक्लियस के अराउंड में यहाँ पर ये ऑर्बिटल मोशन करता है। ठीक है, तो इन दोनों ही मोशन से होता यह है कि यहाँ पर एक टीनी करंट लूप्स क्रिएट हो जाता है, और इस टीनी करंट लूप से ये एक टीनी मैग्नेटिक डाइपोल्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इसके कारण अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं भाई एटम में, जो एटम है हमारा, जो मटेरियल है ये, इसमें बहुत सारे एटम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इनके कारण क्या होता है, टीनी टीनी ये करंट लूप्स जो जनरेट हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, इसके कारण जो टीनी मैग्नेटिक डाइपोल्स यहाँ पर की तरह ये बिहेव करने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस मटेरियल या इस एटम का जो नेट मैग्नेटिज्म होता है वो यहाँ पर डिपेंड करता है किस पे, जो ये टीनी मैग्नेट्स जो होता है ना, या डाइपोल जो होता है, वो किस प्रकार से अलाइन है इसमें। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पर कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, कि इसके कारण, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण इसमें एक क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और यही फिजिकल फिनोमिना कहलाता है मैग्नेटिज्म। तो क्लियर है, बार मैग्नेट में भी देख लिया आपने क्या होता है, कि वो अट्रैक्ट करने लगता है यहाँ पर निकलिए आयरन के स्मॉल पीसेस को। और हमने यहाँ देखा कि जब इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर मोशन होता है, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन, उसके कारण जो टीनी करंट लूप्स जनरेट हुआ, तो ये बिहेव करने लग जाता है यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल्स की तरह, और उसके कारण
जो यहाँ पर एटम से जो मटेरियल्स का नेट मैग्नेटिज्म होता है वो यहाँ पर अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, और यही फिनोमिना कहलाता है हमारा मैग्नेटिज्म। मामला क्लियर है? मैग्नेटिज्म क्या होता है समझ गए? तो अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि ये मैग्नेटिज्म जो टर्म आई है वो कहाँ से आई है। तो दोस्तों जो मैग्नेट जो टर्म आई है ना, ये ओरिजिनेट हुई थी मैग्नेशिया, एक रीजन होता है ये एंशिएंट ग्रीस में। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि भाई जो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स में अट्रैक्शन या रिपल्जन का जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है वो देखने को मिली आयरन के साथ में, ठीक है। और साथ में इन्होंने यहाँ पर देखा कि जो कंपास निडल है वो अलाइन हो रही है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। तो इससे हमें यहाँ पर समझ में आया कि भाई ये इसमें इन मटेरियल्स में कुछ मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व का जो गुण होता है, फिनोमिना होता है, उसे ही हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब जो नेचुरल मैग्नेट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लोड स्टोन्स कहते हैं, जो अट्रैक्ट करती है क्या? आयरन को। जैसे जैसे जो बार मैग्नेट्स होती है ना, वो भी एक प्रकार की क्या करती है? अट्रैक्ट करती है आयरन को, स्मॉल पीसेस जो होते हैं आयरन के टुकड़े, ठीक। मामला क्लियर है? अब देखते हैं पोल्स के बारे में कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ये हर एक मैग्नेट में 2 होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। पहले पोल क्या कहलाता है? ये नॉर्थ पोल है हमारे पास में, और साउथ पोल है। ये कैसे डिसाइड होता है भाई? तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या होता है कि जैसे ये बार मैग्नेट है, इसको हम फ्रीली यहाँ पर मान लो किसी रस्सी से यहाँ पर सेंटर से बांध दिया और इसको लटका दिया। अब इसको फ्रीली हमने जैसे ही छोड़ा तो हुआ ये कि इस मैग्नेट का एक हिस्सा जो ज्योग्राफिकल जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है, ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ पोल है और जो ज्योग्राफिकल जो साउथ डायरेक्शन या साउथ पोल है उसमें अलाइन हो जाती है ये बार मैग्नेट। तो जो हिस्सा यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साइड में है इसको हमने नॉर्थ पोल बोल दिया, और जो हिस्सा यहाँ पर ज्योग्राफिकल साउथ में है उसे हमने साउथ पोल बोल दिया, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्लियर है? अब दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है, जैसे हमारे पास में 2 मैग्नेट्स है भाई, ठीक है, जिसमें ये नॉर्थ पोल मान लो इसको, ये साउथ पोल है। अब कोई दूसरी मैग्नेट हम इसमें मान लो जिसका यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अब इनको पास में लेके आए तो इनके बीच में क्या हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को यहाँ पर रिपेल करेगा या अट्रैक्ट? दोस्तों ये रिपेल करेगा, ठीक है। जब भी हम सेम पोल को पास में लाएंगे, सेम पोल होने पर, ठीक है, वो आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। यही साउथ साउथ में भी होता है। जैसे साउथ पोल को, जैसे एक मैग्नेट का साउथ पोल ये है, दूसरी मैग्नेट का ये साउथ पोल है, तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर अपोजिट पोल्स को अगर पास में लाते हैं, यानी कि अनलाइक पोल्स को अगर पास में लाते हैं कि एक मैग्नेट का हमने नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल को हमने पास में लाया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही जो मैग्नेट है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगी। क्लियर है? और इसमें तीसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये मैग्नेट हमारे पास में है इसमें दोनों ही पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कि इसमें जो है ना मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा पेयर में होंगे ये पोल्स। क्लियर है? अगर आप इस मैग्नेट को तोड़ भी देंगे ना यहाँ से बीच से, कि हमने आपको लग रहा है कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, बीच से इसको तोड़ दो, अलग अलग मोनोपोल बन जाएंगे, भैया ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है, अगर इस मैग्नेट को अगर टुकड़े भी कर दिए ना, तो इस वाले हिस्से पे मान लो साउथ पोल है ना, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्योंकि पेयर में होते हैं, ठीक है। नो आइसोलेटेड पोल, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी मैग्नेट में। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो इन मैग्नेटिज्म जो ये प्रॉपर्टीज है तो इनके क्या एप्लीकेशंस है। तो दोस्तों जैसे कंपास में नेविगेशन में, यहाँ पर कंपास नेविगेशन जो होता है उसमें इसका यूज होता है, ठीक है, डायरेक्शंस को पता करने में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यहाँ पर इनका यूज होता है। मैग्नेटिक जो स्टोरेज जैसे हार्ड ड्राइव जो होती है, ठीक है, उसमें भी इसका यूज होता है। और इलेक्ट्रिक मोटर्स और जो जनरेटर्स बनाए जाते हैं उसमें भी यहाँ पर मैग्नेटिज्म का यूज होता है। क्लियर? आगे चले। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई जो मैग्नेटिज्म जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में देखी कि ये क्या प्रॉपर्टी है भाई, कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें 2 टाइप्स की होती थी। एक तो स्पिन होता था अपने ही एक्सिस पर, जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर अपने ही एक्सिस पर स्पिन करता है, और दूसरा न्यूक्लियस के अराउंड में ये ऑर्बिटल मोशन करता है। तो इसके कारण टीनी यहाँ पर क्या बन रहा था, टीनी करंट लूप्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, और उस टीनी करंट लूप्स के कारण वो यहाँ पर बिहेव करने लग जाता है टीनी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, ठीक है।
उसके कारण उस एटम का या जो मटेरियल है उसका हमको यहाँ पर नेट मैग्नेटिज्म देखना होता है, और उसके कारण जब वहां पर उसमें दो फोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर के यहाँ पर हमें क्या दो फोर्स नजर आते हैं उन ऑब्जेक्ट्स या एटम या मटेरियल में। तो यही जो प्रॉपर्टी या फिजिकल जो फिनोमिना है उसे हमने मैग्नेटिज्म बोला था, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, ठीक है। और जो हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैग्नेट जो पढ़ा था, परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं उसमें क्या होता था कि मान लो कोई हमने यहाँ पर आयरन जो टुकड़े है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये जो अट्रैक्शन का जो यहाँ पर फिनोमिना है ना, इसी को हमने मैग्नेटिज्म कहा था। मामला क्लियर है। और क्या पढ़ा हमने, आल जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें टू पोल्स होते हैं, हमेशा पेयर में रहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी हम इसमें मैग्नेटिकल डाइपोल मोमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके जो यहाँ पर जो वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है, किस प्रकार से क्लोज लूप बनाती है उसको भी हम अभी आगे समझने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। और ये हमने देख ही लिया कि भाई कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा था ना कि भाई चार्ज तो हमेशा, मान लो भाई वो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है किसी मटेरियल पे तो ठीक है वो एग्जिस्ट कर सकता था, नेगेटिव चार्ज सिंगल एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है ना नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉर्थ के साथ में साउथ पोल भी होगा यहाँ पर, ये कंपलसरी है, ठीक है, पेयर होना कंपलसरी है नॉर्थ साउथ का, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ पर कुछ कॉमनली फैक्ट्स दिए हुए हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, जो हमें पहले से पता भी है कि भाई अर्थ हमारी जो पृथ्वी है वो बिहेव करती है कैसे, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पॉइंटिंग करती है किसकी, अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ की तरफ यहाँ पर ये पॉइंट करती है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ पॉइंट करती है जो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और दोस्तों और क्या देखा हमने कि अभी ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो बार मैग्नेट है, अगर उसको, जैसे ये बार मैग्नेट है, अगर इसको फ्रीली हमने इस रस्सी से बांध कर लटका दिया तो ये यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। तो जो ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ है उस डायरेक्शन में जो मैग्नेट का हिस्सा है उसे हम जो नॉर्थ पोल बोल देंगे, और जो साउथ जो होता है, ज्योग्राफिकल साउथ जो डायरेक्शन होती है उसमें जो मैग्नेट का जो हिस्सा है उसे हम साउथ पोल बोल देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स, हमने ये भी देख लिया था पहले कि भाई जो हमारा जैसे मैग्नेट था, ये इसका मान लो नॉर्थ पोल है, ठीक है, इधर साउथ पोल है, अब दूसरी कोई मैग्नेट लाई, इसमें इसका ये नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, तो ऐसे में इनके बीच में रिपेल होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सेम नेचर ऑफ पोल है, ठीक है, सेम जो टाइप के अगर पोल है तो वहां पर उनमें क्या होता है, रिपेल होता है। और अनलाइक यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मान लो पोल्स है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्लियर है, बस इतना से इसमें पॉइंट याद रखना था। आगे हमने ये भी सब डिस्कस कर लिया कि भाई यहाँ पर आइसोलेटेड या मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, पेयर में होते हैं पोल्स, ठीक है। आगे ये भी एक पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर मैग्नेट्स को बनाया जा सकता है आयरन एंड इसके अलाउस के द्वारा, ये पॉसिबल होता है किसी भी मैग्नेट्स को बनाना, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मैग्नेट के हमें कौन कौन से कॉमन टाइप्स देखने को मिलते हैं। देखो इस पूरे चैप्टर में हम पहले जो इसका टाइप होता है बार मैग्नेट, ठीक है, इसको तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ही, ठीक है। इसका क्या आकार होता है, इस प्रकार से रेक्टेंगुलर ये शेप की हो सकती है कि एक इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट इस प्रकार से, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा एक क्या होता है, टू बॉल शेप, ठीक है, टू बॉल शेप टाइप की ये मैग्नेट हो सकती है, टू बॉल शेप मैग्नेट, ठीक है। ये किस प्रकार की होती है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसके दोनों किनारों पर यहाँ पर ये टू जो है ना बॉल टाइप के, यहाँ पर बॉल शेप के आपको ये नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है, ठीक है। तो इधर भी नॉर्थ पोल हो सकता है, इधर साउथ पोल हो सकता है, ठीक है। तो एक सिरे पर इसके क्या होता है नॉर्थ पोल, दूसरे सिरे पर साउथ पोल, ठीक है। तो इसमें जो टू बॉल शेप टाइप की जो मैग्नेट है, इसके दोनों किनारों पर यहाँ पर एक बॉल शेप के ये दो आपको यहाँ पर आकृति नजर आती है, ठीक है। तो इस प्रकार आकृति के ये क्या देखने को मिलती है, टू बॉल शेप मैग्नेट। तीसरी जो यहाँ पर देखने का मिलता है हमें हॉर्स शू मैग्नेट देखने को मिलती है। इसका जो किस प्रकार से आकार होता है, देखो ये इस प्रकार की बनती है, जिसमें नॉर्थ और जो साउथ पोल होते हैं ना वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है। तो ये इस प्रकार के हमें कॉमन टाइप्स देखने को मिलते हैं किसके, मैग्नेट्स के। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बार मैग्नेट के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो दोस्तों व्हाट इज बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होती है,
तो बार मैग्नेट जो है रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जो मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है जैसे आयरन या स्टील इससे बनी होती है, जिसमें टू पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और ये दोनों ही जो नॉर्थ और साउथ पोल है एक प्रकार से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल किस प्रकार से डिसाइड होते हैं भाई कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इस बार मैग्नेट को फ्रीली यहाँ पर जैसे किसी रस्सी से बांधकर लटका देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं इस रस्सी से। फिर क्या होता है कि ये अपने यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं ये, ठीक है, दोनों सिरे इसके। क्यों? क्योंकि भैया जो अर्थ भी है वो भी एक क्या करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये क्या होती है, अलाइन हो जाती है। तो जो पार्ट इसका नॉर्थ डायरेक्शन में है उसे हम नॉर्थ पोल कह देते हैं, और जो इसका पार्ट यहाँ पर साउथ ज्योग्राफिकल जो साउथ होता है उसमें है उसको साउथ पोल कह देते हैं। ये हमने पहले भी बात कर ली थी, ठीक है। आगे क्या है इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इमर्ज होती है कहाँ से, वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है दोस्तों, मैग्नेट के बाहर की साइड में, ठीक है। मैग्नेट की जो बाहर की तरफ क्या होता है, ये नॉर्थ से निकलती है इस प्रकार से, और साउथ पे यहाँ पर इंटर करती है। साउथ में इंटर करके ये और आगे बढ़ती है यहाँ से, ठीक है। जैसे ये नॉर्थ से निकली हमारी मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पे इंटर हुई, फिर ये और आगे बढ़ती है, तो ये फिर नॉर्थ पे जाके मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक क्लोज्ड लूप का निर्माण करती है। होता यह है दोस्तों कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नेट के बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है, ट्रेवल करती है, और जो मैग्नेट के अंदर ये साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ मूव करती है, ये ट्रेवल करती है। तो इससे क्या हुआ, एक क्लोज्ड लूप बन गया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप का निर्माण करती है। क्लियर है? डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ चलती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें, जिससे क्लोज्ड लूप का निर्माण होता है, ठीक है। आगे चले दोस्तों, आगे ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये हमने अभी बात करी कि ये इमर्ज होती है नॉर्थ पोल से, इंटर करती है साउथ पोल पर, ठीक है। तो ये चलता है आउटसाइड मैग्नेट के बाहर की तरफ में, और मैग्नेट के अंदर क्या चलता है, साउथ से नॉर्थ चलती है ये, जिसके कारण क्लोज्ड लूप का निर्माण होता है। और क्या है इसमें कि जो डेंसर लाइंस होती है, जैसे ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ। अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, ठीक है, अब इसमें जितनी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सघन होगी, डेंस होंगी, ठीक है, जितनी ज्यादा ये डेंस होती है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर निर्माण करती है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि क्या प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस लूप का निर्माण करती है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स का, ठीक है, ये हमने बात कर ली। जबकि इलेक्ट्रिक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था भाई, वहां तो भैया जो एक चार्ज से निकलती थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरे चार्ज पर जाके इंड हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर तो ये जो हमारे मैग्नेट में क्या कर रही है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप का निर्माण कर रही है, ठीक है। आगे चले, आगे क्या है हमारे पास में कि जैसे ये हमारे पास में क्या है, ये नॉर्थ से साउथ यहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर मूव हो रही है, ट्रेवल कर रही है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसकी जो डायरेक्शन पता करनी है इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट बनाएंगे इस पॉइंट पर, और जिस टेंजेंट की डायरेक्शन में ही यहाँ पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने को मिलती है इस पॉइंट पर, ठीक है। ऐसे किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं, टेंजेंट को ड्रा करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले तो हमने ये ऑलरेडी बात कर लिया था कि भाई जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ चलती है ये मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, और ये क्लोज लूप का निर्माण करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि जो यहाँ पर जैसे हमने इस बार मैग्नेट में देखा था कि ये हमारा रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, तो ये दोनों ही पोल मिलके क्या बनाया, मैग्नेटिक डाइपोल बनाया। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, एम, वो क्या होता है, तो वो दोस्तों क्या होता है, जैसे ये मान लो यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मान लो 2l है, ठीक है, और जो इस मैग्नेटिक मटेरियल जो है इसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ जो होती है उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है इनटू इनके जो दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है 2l, इनका जो प्रोडक्ट होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मामला क्लियर है? तो m इज इक्वल टू हमें यहाँ पर स्मॉल m जो पोल स्ट्रेंथ है इनटू में यहाँ पर 2l उन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। मामला क्लियर? अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी भाई, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या डायरेक्शन होती है? तो जैसे ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ से साउथ पोल है, तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना m, कैपिटल M, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये जो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पोल स्ट्रेंथ, यानी कि वो मैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रेंथ को बताता है और उसके ओरिएंटेशन को बताता है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले तो हमने अभी यहाँ पे देखा ये बार मैग्नेट में कि ये हमारा मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इनके बीच, इन दोनों ही पोल के बीच में डिस्टेंस मान लो 2l है, और इस मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो है स्मॉल m। तो ये m यानी कि पोल स्ट्रेंथ और उनके बीच की डिस्टेंस 2l का जो प्रोडक्ट है वही क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, ये साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अभी इसका फिजिकल मीनिंग भी समझ लिया है कि यार जो यहाँ पर अगर मान लो किसी मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा है, ठीक है, लार्ज है, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होंगी, ठीक है। क्लियर? अगर मान लो करंट लूप में, अभी तो हमने परमानेंट बार मैग्नेट में देखा, लेकिन अगर मान लो किसी करंट लूप में या सोलेनॉइड में अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना रहे तो वो कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लो ये हमारे पास में एक कोई मटेरियल है जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो क्या है? एरिया वेक्टर मान लो इसका A है। तो ऐसे में दोस्तों ये होता है यहाँ पर कि जो इसका यहाँ पर इस करंट लूप के लिए हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है m वेक्टर, तो वो क्या निकलेगा? जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I और जो इसका एरिया वेक्टर है A, तो इसका यहाँ पर प्रोडक्ट क्या कहलाता है? I इंटू A कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यहाँ से यूनिट निकलती है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे भाई जो हमारा I करंट है इसकी एम्पियर होती है, और जो एरिया है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है हमारा, तो वो मीटर स्क्वायर होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या निकल के आई? एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें भी। ऐसे दोस्तों हमने आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है इस करंट लूप में, ठीक है, इस करंट लूप में हमें अगर मान लो डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो यहाँ पर हमें राइट थंब रूल जो हमारा होता है इसमें डायरेक्शन पता करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारी फिंगर्स होती है ना उनको कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो फ्लोइंग डायरेक्शन है उसमें हमारे यहाँ पर फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो फिर हमारा जो थंब यहाँ पर जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे वही यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। क्लियर? डायरेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं। और जो परमानेंट बार मैग्नेट है उसमें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ इसमें डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। आगे चले, देखो आगे हमारे पास में क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ बार मैग्नेट में, तो बार मैग्नेट में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? देखो, तो यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि भाई कोई बार मैग्नेट है जो प्लेस्ड है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो उसके सेंटर है उसका ओरिजिन पर। फिर हम यहाँ पर इसके लिए एक्सियल लाइन पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जाए अलोंग द लेंथ, ठीक है, जैसे ये बार मैग्नेट है इसकी लेंथ के अलोंग में हमें क्या निकालना है? एक्सियल लाइन पर, ठीक है, यानी कि इसी यही लाइन पर हमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आ जाए, तो वो कितना होता है? वो होता है बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ये m क्या है? ये हमारा m यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। और m इज इक्वल टू क्या होता था? m इज इक्वल टू होता था, क्या होता था? ये पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू 2l, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाए, जैसे ये हमारी बार मैग्नेट है और ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें इस नॉर्थ साउथ पोल के कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो कितनी होती है? तो वो बी इक्वेटोरियल पे कितनी होती है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब होती है, ठीक है।
तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, इनकी डेरिवेशन याद नहीं रखना है, ठीक है। इनकी डेरिवेशन तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कंप्लीट कर ली है, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी इनकी डेरिवेशन होती है, लेकिन हमको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें चाहिए ये फार्मूला याद कि भाई एक्सियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो μ0/4π 2m/r³ होती है, और जो इक्वेटोरियल लाइन पर जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पर जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है वो μ0/4π m/r³ होती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था जो एक्सियल लाइन पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी वो क्या देखी थी 1/4πε0, फिर क्या देखा था 2p/r³, ठीक है। p वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पर m है हमारा, तो m यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो एज इट इज सेम इसकी डेरिवेशन होती है। वहां पर जैसे k की वैल्यू अपनी 1/4πε0 होती थी किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जबकि यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो k की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर जो होती है ना, वो क्या होती है μ0/4π, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो एज इट इज सेम इनके यहाँ पर डेरिवेशन होती है, ठीक है। तो ये आप दो फार्मूला याद कर लेंगे, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है, क्लियर है। m हमने बात कर ली कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो m×2l होता है, m क्या है पोल स्ट्रेंथ है, 2l क्या है दोनों ही पोल के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। r क्या है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट है, तो जो मैग्नेट का जैसे ये हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है, ये इसका सेंटर है, तो इस सेंटर से उस पॉइंट कोई पॉइंट p पर हम जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, b निकाल रहे हैं, तो वहां तक की दूरी ये r है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और μ0 जो हमारे इसकी वैल्यू क्या है 4π × 10⁻⁻7, ठीक है। आगे चले, आगे दोस्तों टॉर्क देखते हैं हम यहाँ पर कि टॉर्क किसी बार मैग्नेट के लिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी किसी बार मैग्नेट को हम प्लेस्ड करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में बी में, तो यहाँ पर बार मैग्नेट एक्सपीरियंस करता है एक टॉर्क को, ठीक है। तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये टॉर्क होता क्या है, टॉर्क दोस्तों यहाँ पर जो होता है ना वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड b है, इन दोनों का यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट होता है टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क इजिकल टू m वेक्टर इंटू b वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इस वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो टॉर्क बरा टॉ इजिकल टू क्या बनेगा mb sin थीटा वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल होता है जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जैसे मान लो जैसे ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब मान लो भाई हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसी इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ से नॉर्थ से निकलती है, ये ऐसे साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर मान लो इस डायरेक्शन में m है हमारा, तो इनके बीच में जो एंगल होता है ना थीटा, वो यहाँ पर निकल आ जाता है, कितना है इनके बीच का एंगल m और b के बीच का, ठीक है। तो टॉर्क इजिकल टू mb sin थीटा, ये फार्मूला याद रखना है टॉर्क निकालने का मैग्नेटिक फील्ड में। दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड में कितनी होती है, तो वो यहाँ पर डेराइव होती है u इजिकल टू -mb cos थीटा से, ठीक है। अब दोस्तों मान लो कि ये हमारे पास में एक बार मैग्नेट है, ठीक है। अब दोस्तों ये इसका मान लो नॉर्थ पोल है या ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ये जो है इमर्ज हो रही है, तो इनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ऐसे में अगर मान लो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m की डायरेक्शन भी यही हो, तो ऐसे में तो थीटा इजिकल टू b और m के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री है, तो ऐसे में हमारा -mb cos 0 हो जाएगा, और cos 0 1 देता है और इंटू में -mb है, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर -mb देखने को मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर तो u इजिकल टू -mb आ जाएगा, यानी कि लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है अगर थीटा इजिकल टू 0 अलाइन हो यहाँ पर, तो ठीक है। तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कब होंगी, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए थीटा इजिकल टू 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे भाई, देखो जैसे ये हमारी एक क्या है बार मैग्नेट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डायरेक्शन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो थीटा इजिकल टू b और m के बीच का एंगल 180 हो जाएगा, तो हमारा u बराबर से -mb cos 180 हो जाएगा, और cos 180 देता है -1, और बाहर इंटू में हमारे पास में -mb है, तो ये माइनस माइनस इंटू में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का mb मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी थीटा इजिकल टू 180 हो तो हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पर, क्लियर है। अब हमने यहाँ पर जितने भी फार्मूलेस देखे ना,
ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अच्छे से इनकी डेरिवेशन की हुई है, ठीक है। ये एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड में सेम होती है इसकी भी डेरिवेशन। तो हम यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये फार्मूले से कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था ई एक्सियल लाइन पर कितनी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होती थी k इंटू 2p अपन r3। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक्सियल लाइन पर ये कितनी होती है, ये होती है k इंटू 2m अपन r3। तो भैया डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर p हमारा होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर m हमारा है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये जो k है ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इसकी जो वैल्यू होती थी 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में इसकी जो वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट की k = μ0/4π, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और ये r3 जो r है ये तो डिस्टेंस है उनके बीच की, ठीक है। आगे चले, ऐसे इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो हमने फार्मूला निकाला था मैग्नेटिक फील्ड का kp/r3 होता था, यहाँ पर km/r3 हो जाएगा। क्लियर, एज इट इज सेम है। टॉर्क के लिए वहां हमने p sin थीटा निकाला था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में mb sin थीटा निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज सेम है। यहाँ पर ये p क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और m हमारा ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऐसे ही हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए वहां पर -p cos थीटा पढ़ा था, तो यहाँ पर u = -mb cos थीटा पढ़ना है, ठीक है। एज इट इज सेम हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। u = p cos θ1 माइनस में cos θ2। ये कैसे आया भाई, दोस्तों ये होता था अगर मान लो हमारी ये बार मैग्नेट है, पहले ये इस डायरेक्शन में अलाइन थी, नॉर्थ साउथ पोल ये हो गए। अब इसका जो मान लो हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो m इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल है θ1, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर होता ये है, अगर इस बार मैग्नेट का हमने अलाइन चेंज कर दिया, ठीक है, तो अब इसका मान लो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर आ गया, तो अब इनके बीच का एंगल हो जाएगा θ2। तो दोस्तों यही चीज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में डराइव होती है कि p cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड में mb इंटू में cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। तो एज इट इज सेम हमें यहाँ पर इनके फार्मूलाज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैग्नेटिज्म के कुछ फीचर्स है, क्या फीचर्स है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ लिया था कि भाई कोई मैग्नेट है ये, इसके अराउंड में जो यहाँ पर रीजन होता है, यहाँ पर जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इमर्ज होके साउथ पोल पे इंटर करती है, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ते हुए मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती है, इस प्रकार से क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन हमने देख ही ली भाई, बाहर मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ चलती है, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ चलती है, ठीक है। क्लियर है। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स है ये क्या होती है, ये एक प्रकार की इमेजिनरी लाइंस है जो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, हमेशा ये क्लोज्ड लूप्स में होती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट भी हमने देख लिया भाई क्या होता था कि ये मेजर करता है स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल के, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन दोस्तों मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, किसी भी मटेरियल के लिए, वही यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। आगे चले, फील्ड लाइंस इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती थी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती है, और कभी भी ये मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। और जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट के सराउंड में जितने अधिक यहाँ पर डेंस जितनी भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती है, जितनी ज्यादा ये डेंस होंगी उतनी ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चले आगे दोस्तों, आगे अब हमें देखना है यहाँ पर मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, ठीक है। अब ये गॉस लॉ क्या कहता है कि दोस्तों जैसे मान लो ये हमारा कोई मटेरियल है, क्लोज्ड लूप, क्लोज फॉर्म में है, यहाँ पर क्लोज मटेरियल है, क्लोज सरफेस है इसका, ठीक है। अब इसका इस क्लोज्ड सरफेस वाले मटेरियल के लिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये हमारा एक एन वेक्टर है, ठीक है, इस सरफेस के लिए या फिर इस मटेरियल के लिए। तो ऐसे में जितना भी यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब ये जीरो क्यों होता है, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस में वो हमेशा जीरो होता है, ऐसा क्यों भाई। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जीरो होने का कारण ये है कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, ये हमेशा के क्लोज्ड लूप बनाती है, क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है, जिसके कारण ये हमारा क्या होता है,
मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा इसका होता है 0। ठीक, आगे चले। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्लोज लूप में होती है। ठीक, मेनी लाइंस इंटर अ क्लोज सरफेस एज अ लीड। ठीक है, तो जितने भी यहां पर, जैसे क्लोज सरफेस है हमारे पास में, तो जितनी लाइंस यहां पर इंटर करती है, ठीक है, उतनी ही यहां पर लीव भी करती है। ठीक है, जैसे ये इंटर करी, लीव कर रही है। ठीक है, तो उसके कारण यहां पर इसका क्या हो जाता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, कोई भी यहाँ पर मोनोपोल्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हमेशा पेयर में होते हैं इसके पोल्स। और क्या है इसके फिजिकल मीनिंग में यहाँ पर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो हमेशा क्लोज लूप में होती है। जितनी यहाँ पर लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटर करती है उतनी ही लीव करती है उस सरफेस से। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि जो मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस पे, उसका नेट फ्लक्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्लियर। और यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B इंटू डी ए। ठीक है, B इंटू डी ए। बी क्या है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, और डी ए क्या है, उसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो नेट, अगर हम नेट मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसके लिए देखेंगे ना, इस क्लोज सरफेस के लिए, तो वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि वो एक क्लोज लूप्स बनाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स बनाती है, और इसके जो होते हैं इसमें मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हमेशा ये जो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ पोल वो हमेशा पेयर में होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जबकि जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था E इंटू डी ए, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पर तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ पर क्लोज लूप बना रही है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और वहां पर मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर सकता था, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं दोनों पेयर में। ठीक है, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे देखो, अभी हमने इस पे बात करी ली कि भाई मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो उसका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो होता है यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है वो इमर्ज करती है नॉर्थ पोल से, इंटर करती है साउथ पोल में, जिसके कारण यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, इसके अंदर में जो है क्लोज लूप बन जाता है इस मैग्नेट में। ठीक है, और क्लोज लूप बनने से यहाँ पर इसका जो नेट फ्लक्स हो जाता है वो 0 हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्योंकि टोटल जो आउटवर्ड फ्लक्स है और जो टोटल इनवर्ड फ्लक्स है मैग्नेटिक जो फील्ड का, वो यहाँ पर बैलेंस्ड हो जाता है, और इसके कारण नेट फ्लक्स हमारा 0 देखने को मिलता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, इम्प्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म, वो क्या होते हैं, देखो, नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स, कोई भी मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं होता। मैग्नेटिक डाइपोल्स हमेशा होते हैं, पेयर में होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, क्लोज्ड फील्ड लाइंस, ठीक है, क्लोज्ड लूप बनाती है ये। ठीक है, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बात कर ली, क्या होता है यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी से हम इसे डिनोट करेंगे, और ये होता है B इंटू डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर B क्या है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और DA क्या है, हमारा डिफरेंशियल एरिया वेक्टर है। ठीक है, उस क्लोज सरफेस के लिए। आगे चले, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है दोस्तों वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, और एक वेबर बराबर से होता है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला भी होती है, और जो DA है हमारा, वो जो एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वेबर है जो है ना, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी एक यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होती है, या तो वेबर भी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। तो अभी हमने क्या पढ़ा भाई, कि जो गॉस लॉ होता है, इसमें मैग्नेटिज्म से हमें समझ में आया कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है हमेशा, और मोनोपोल्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्लोज्ड लूप यहाँ पर जो है बनाती है। ठीक है,
तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ भी यहाँ पर एक ह्यूज बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्योंकि जैसे कोई बार मैग्नेट को हमने रस्सी से बांधकर ऐसा यहाँ पर सस्पेंड या लटकाया था, तो होता ये था कि ये जो बार मैग्नेट है वो जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो ये ऐसा तो तभी संभव है जब कोई अन्य मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर इस पे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो अन्य मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इसके कारण ये बार मैग्नेट को भी यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ पोल में अलाइन कर देती है, ठीक है। अब ये जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ पर अफेक्ट करती है कंपासेस को, नेविगेशन सिस्टम्स को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि ये अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्यों यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है? तो इसका कारण यह है पहला कि ये कन्वेक्शन जो करंट से होता है अर्थ का, मोल्टेन आयरन और निकिल जो यहाँ पर होते हैं इसके आउटर कोर में, इसके कारण हमें यहाँ पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। दूसरा कारण यह है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तीसरा कारण यह है कि अर्थ आपको पता है कि रोटेट करती है, ठीक है। तो जो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पर जियोडायनामिक इफेक्ट में, ठीक है। तो ये तीन कारण से हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हुए नजर आती है अर्थ के कारण, ठीक है। क्लियर है? अब दोस्तों क्या होता है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो जो अर्थ है वो बिहेव करती है एक जाइंट बार मैग्नेट के कारण, क्योंकि वो टिल्टेड होती है 11.3 डिग्री से, उसके रोटेशनल जो एक्सिस है उससे ये 11.3 डिग्री से क्या है, टिल्टेड है, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस होगा यहाँ पर अर्थ का और जो रोटेशनल एक्सिस होगा वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये जो हमारी अर्थ है कोई, ठीक है, तो अर्थ जो है वो क्या करती है, यहाँ पर एक जाइंट बार मैग्नेट की तरह कार्य करती है। तो इसमें जो इसका जो रोटेशन एक्सिस होता है ना, उससे ये 11.3 डिग्री से क्या होती है, टिल्टेड होती है, ठीक है। आगे ये है कि जो इसके जो पोल्स होते हैं, ठीक है, अर्थ के जो पोल्स होते हैं और जो मैग्नेट बार मैग्नेट के पोल्स होते हैं, इनमें क्या रिलेशन है? तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये हमारे अर्थ है और इसमें ये मान लो इसके नॉर्थ पोल है और ये हमारा इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो इसमें नॉर्थ पोल इसका जो है ना वो यहाँ पर मैग्नेटिक इसका साउथ पोल होता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर जैसे ही कोई बार मैग्नेट को यहाँ पर लटकाएंगे, मान लो सस्पेंड करेंगे, तो जो मान लो इधर वाला जो हिस्सा है इसका, इस नॉर्थ डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, और जो साउथ ज्योग्राफिकल जो साउथ है उसमें इसका जो मैग्नेट का जो पार्ट है वो क्या है, साउथ पोल है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्यों यहाँ पर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आया, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई अर्थ का साउथ पोल होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पर नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर इस साउथ ज्योग्राफिकल साउथ में अर्थ का यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो यहाँ पर बार मैग्नेट की जो हमारा साउथ पोल है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इनके बीच में रिलेशन होता है इस प्रकार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले। अब दोस्तों जब अर्थ का हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि बी कोई इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इस अर्थ की, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो बी कॉज आई होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बीवी इजिकल टू बी साइन आई होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या देखने को मिलता है, साइन आई अपॉन में कॉज आई, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, टेन आई, ठीक है। ये वाला बी और ये वाला बी तो आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, टेन आई इजिकल टू बी वी अपॉन में बी एच, ठीक है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलती है अर्थ के लिए वो क्या निकलती है, बी इजिकल टू रूट में बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, मेन तो यही है कि बी इजिकल टू रूट में बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले दोस्तों, मैग्नेटाइजेशन जिसे हम एम से डिनोट करते हैं यहाँ पर, ये क्या होती है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, इसको समझते हैं अब। तो दोस्तों मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैग्नेटाइजेशन इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए देखा जाता है
कि मैग्नेटिक मोमेंट उसका पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन हमारा कैपिटल एम कहलाता है। कैपिटल एम इजिकल टू ये होता है एम नेट, ठीक है, एम नेट अपॉन में वी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना एम नेट, वही यहाँ पर देखा जाता है इसके मैग्नेटाइजेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो एम नेट क्या है भाई, एम नेट यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ ऑल डाइपोल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है दोस्तों इसकी मैग्नेटाइजेशन की एम्पियर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और इसकी डायमेंशन यहाँ से निकल जाएगी क्या, AL-1, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से हमें समझ में आया कि जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल को हम प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर जो एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं उस मटेरियल के, वो अलाइन हो जाते हैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो अलाइनमेंट यहाँ पर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट को, और यही नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। क्लियर, आगे चले। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है भाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोस्तों जिसे हम H से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है, तो दोस्तों मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये डिग्री होती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए कि वो यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होने की जो उसकी डिग्री है ना, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब उस पर अप्लाई करेंगे किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पर, तो उसका मैग्नेटाइज होने की जो डिग्री है उसे ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर H इजिकल टू बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट होता है। बी नॉट क्या है और म्यू नॉट क्या है, तो बी नॉट हमारा मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू अ फ्री करंट, ठीक है, नॉट मटेरियल रिस्पॉन्स। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई करेंगे उस मटेरियल पर, ठीक है, तो बी नॉट हमारा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फ्री करंट के कारण, और म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी है ऑफ द फ्री स्पेस में, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, ये क्या कहलाता है यहाँ पर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाती है। ये डिग्री होती है उस मटेरियल की जिसमें उसके मैग्नेटाइज होने की डिग्री ही यहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है। क्लियर है। यूनिट क्या होती है, तो इसकी होती है, इसकी भी एम्पियर पर मीटर ही यहाँ पर यूनिट होती है, और डायमेंशन भी AL-1 होता है, ठीक है। आगे चले। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल में कितनी होती है, किसी भी मटेरियल के अंदर में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो कैसे निकलता है, तो जैसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी वेक्टर हमारे पास में है और इनसाइड अ मटेरियल में है ये, ठीक है, किसी भी इनसाइड अ मटेरियल में हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड उस मटेरियल पर यहाँ पर अप्लाई हुआ है एच वेक्टर, ठीक है, ये एच वेक्टर क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एच वेक्टर, और उसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन के कारण एम वेक्टर है। तो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो ये म्यू नॉट इनटू में एच हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एम नॉट एम वेक्टर इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर इसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल में, ठीक है। तो ये रिलेशन भी बोल सकते हैं आप कि एक्सटर्नल फील्ड एच, जो मैग्नेटाइजेशन एम है, और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी है, इनके बीच में रिलेशन ये इतना होता है हमारा, ठीक है। ये रिलेशन याद कर सकते हैं आप दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को, ठीक है दोस्तों। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस काई एम के सिंबल से, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, तो दोस्तों ये इंडिकेटर होता है कि कोई भी अगर हमारे पास में मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो वो कितनी आसानी से यहाँ पर मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो उससे यहाँ पर ससेप्टेबिलिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं काई एम इजिकल टू एम अपॉन एच, ठीक है। एम क्या है, एम हमारा यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन है उसका, और एच क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई हो रही है मटेरियल पर, तो वो कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब हमें यहाँ पर उसके काई एम से पता लगता है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या कहलाता है, एम अपॉन एच हमारा क्या है, ससेप्टेबिलिटी है, ठीक है। आगे चले। इसका मतलब यही है दोस्तों फिजिकल मीनिंग कि कितनी आसानी से कोई मटेरियल मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसका या नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो ये पर यूनिट यहाँ पर जो एरिया में मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उस पर H, उसके रिस्पेक्ट में ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, वो सब हमें यहाँ पर काई एम से पता लगता है, ठीक है, यानी कि उसकी ससेप्टेबिलिटी से पता लगता है। ठीक, आगे चले। अगर मान लो किसी मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी हाई है, मतलब काई एम उसकी क्या है, हाई है, तो ऐसे में उसका मतलब ये है, अगर ये हाई है तो यानी कि वो मोर इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, काई एम अगर उसकी कम है, मान लो लोअर है, तो ऐसे में वो मैग्नेटाइज उसका क्या होता है, कम होता है। ठीक, यूनिट इसकी डायमेंशन लेस होती है ये, ठीक है, यूनिट इसकी नहीं होती है। अब देखते हैं दोस्तों रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है। दोस्तों रिलेटिव परमेबिलिटी, ये यहाँ पर किसी भी मटेरियल के लिए जब हम उसका परमेबिलिटी निकालते हैं, हम किसी मटेरियल म्यू, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू निकालते हैं, उसका रेशियो निकालेंगे हम किसके साथ में, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी कि म्यू नॉट के साथ में। ठीक है, तो जब भी हम परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल और परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी म्यू नॉट का जब रेशियो निकालेंगे वही कहलाता है यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। तो म्यू समझ गया क्या है, म्यू हमारी यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल है, म्यू नॉट हमारा फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है, और म्यू आर हमारी यहाँ पर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का फिजिकल मीनिंग क्या बोल रहा है कि कोई जो मटेरियल है, हाउ मच बेटर अ मटेरियल कंडक्ट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स। ठीक है, यानी कि इससे हमें पता लगता है कि कोई मटेरियल कितना यहाँ पर मैग्नेटाइज, यानी कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो किसी की रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि म्यू आर इजिकल टू अगर 1 है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि म्यू अपॉन म्यू नॉट जो है इक्वल टू 1 है, तो ऐसे में वो मटेरियल बिहेव करता है लाइक अ वैक्यूम या एयर की भांति। ठीक है, और अगर यही रिलेटिव परमेबिलिटी किसी मटेरियल की 1 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ऐसे में वो क्या करता है, मटेरियल इनहेंस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो ये हमें पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखने को मिलता है। और ऐसे ही अगर म्यू आर हमारा जो रिलेटिव परमेबिलिटी है अगर वो लेस देन 1 है, तो ऐसा मटेरियल रिड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो रिलेशन होता है ना रिलेटिव परमेबिलिटी में, ठीक है, और हमारा जो ससेप्टेबिलिटी में है, वो क्या रिलेशन होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो रिलेटिव परमेबिलिटी का जो रिलेशन होता है, म्यू आर इजिकल टू 1 प्लस काई एम होता है। ठीक है, एक रिलेशन तो ये। दूसरा जो इसका रिलेशन होता है यहाँ पर, जैसे म्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो यहाँ से अगर म्यू इक्वल टू निकालना है तो म्यू नॉट इंटू में 1 प्लस काई एम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है कि म्यू आर इजिकल टू 1 प्लस काई एम होता है, और म्यू आर बराबरी से तो आपको पता ही है कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो म्यू अपॉन म्यू नॉट होती है। म्यू क्या है, मटेरियल की परमेबिलिटी है, म्यू नॉट हमारी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी मटेरियल की, तो म्यू इजिकल टू हमें फार्मूला यहाँ पर रिलेशन देखने को मिला म्यू नॉट इंटू में 1 प्लस काई एम। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या देखी हमने, म्यू आर इजिकल टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट, और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या देखा हमने, काई एम इजिकल टू, तो यहाँ से यही फार्मूला से हमने म्यू इजिकल टू म्यू नॉट देखा था 1 प्लस काई एम के लिए। ठीक है, और दूसरा रिलेशन यहाँ से काई एम अगर हमको निकालना पड़ जाए तो वो क्या निकलेगा, काई एम इजिकल टू यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर जैसे इसको म्यू अपॉन में म्यू नॉट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस काई एम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस म्यू अपॉन म्यू नॉट को हम म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी लिख सकते हैं, इजिकल टू 1 प्लस ये हो जाएगा काई एम। तो यहाँ से इस काई एम का अगर मान निकालना है मुझे, तो ये काई एम इजिकल टू म्यू आर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही फार्मूला से आप बहुत सारे ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे चले। दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने एच से डिनोट किया था, और मैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है या जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया। तो बी का यहाँ पर हमने रिलेशन देखा था बी एच एम में, बी इजिकल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है, तो एच हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड होती थी, एम हमारी जो उसकी इंड्यूस्ड फील्ड होती थी। ठीक है, क्लियर है, और म्यू नॉट उसकी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी होती है। ठीक है,
तो क्लियर है। मैग्नेटाइजेशन M इजिकल टू क्या रिलेशन देखने को मिला था, M नेट अपॉन में V, ठीक है। और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हमें काई M देखने को क्या मिली थी, काई M इजिकल टू M अपॉन H, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इजिकल टू, हमें यहाँ पर म्यू आर इजिकल टू 1 प्लस काई M, ठीक है। तो ये सभी फार्मूलेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे चले दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखने हैं वाले हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को, ठीक है। तो दोस्तों डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, तो ये यहाँ पर हमें टोटल ये 5 टाइप्स के यहाँ पर मटेरियल्स को पढ़ना है और इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है क्या होती है। तो दोस्तों अगर मान लो ससेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है यहाँ पर कि अगर इसकी ससेप्टेबिलिटी मान लो अगर नेगेटिव है, ठीक है, काई M का मान नेगेटिव है, तो वो एक क्या है, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि म्यू आर जो होती है ना, वो लेस देन 1 होती है किसमें, डाई मैग्नेटिक के लिए। और अगर इसकी बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो ये वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो वीकली रिपेल्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड से, और इसके एग्जांपल में बिस्मथ, कॉपर और लीड देखने को मिलते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में दोस्तों स्मॉल इसकी पॉजिटिव होती है, जैसे कि 10⁻⁻5 से लेके 10⁻³ तक होती है इसकी ससेप्टेबिलिटी, और इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हमें ग्रेटर देन 1 स्लाइटली देखने को मिलती है, ठीक है। जिसका भी बिहेवियर वीकली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है, जैसे डाई मैग्नेटिक का वीकली रिपेल्ड होता था, इसका पैरामैग्नेटिक का वीकली अट्रैक्टेड होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ठीक है, क्रोमियम, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है दोस्तों, इसमें जो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टेबिलिटी होती है ना, काई M की वैल्यू वो लार्ज पॉजिटिव होती है, ठीक है, ग्रेटर देन, काफी ज्यादा ग्रेटर देन होती है 1 से, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी भी इसकी काफी ज्यादा ग्रेटर देन होती है 1 से, और इस प्रकार से जो इसका बिहेवियर देखने को मिलता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होती है ये मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। और ये मैग्नेटिज्म को रिटेन कर सकती है ये मटेरियल्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स में जैसे जो हमारा आयरन होता है और कोबाल्ट, निकल, ठीक है, ये सब आते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इसमें काई M लगभग एंटी फेरोमैग्नेटिक में 0 हो जाता है, मतलब ससेप्टेबिलिटी इसकी 0 हो जाती है। रिलेटिव परमेबिलिटी इसमें लगभग 1 होती है, और जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो एडजेसेंट डाइपोल्स जो होता है ना, उसके अलाइन में अपोजिटली होता है, क्योंकि वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, दोनों ही डाइपोल्स यहाँ पर इसके कैंसिल कर देते हैं मैग्नेटिज्म को। तो ऐसे में जो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स है वो MnO और FeO के ये होते हैं, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, तो ये मॉडरेट पॉजिटिव होता है, जिसका यहाँ पर अगर रिलेटिव परमेबिलिटी अगर म्यू आर देखे तो वो ग्रेटर देन 1 होता है थोड़ा, और अपोजिट टू डाइपोल्स होने के कारण ये अनइक्वल, अपोजिट डाइपोल्स अनइक्वल होते हैं और पार्शियल मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में क्या देखने को मिलता है, Fe3O4, ठीक है, ये मैग्नेटाइट, ठीक है, और मैग्नेटाइट है, फेरिटाइट्स है। अब दोस्तों यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज भी हम देख लेते हैं। जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, इसकी क्या प्रॉपर्टी है भाई, तो ये वीक रिपल्जन होता है मैग्नेटिक फील्ड से, इसमें कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू द एक्सटर्नल फील्ड से, ठीक है। टेम्परेचर का भी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स पर। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज है। तो दोस्तों ये वीक अट्रैक्शन यहाँ पर होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, और जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, जिसके कारण इसमें स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है, ठीक है। दोस्तों जब तक इसमें जो होता है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको रखेंगे तो ये इसमें मैग्नेटिज्म होता है, और जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटाई तो इसका मैग्नेटिज्म भी चला जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है मैग्नेटिज्म का। और जो मैग्नेटिज्म जो होता है ना, ये टेम्परेचर से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया हमने तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो घट जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। ये क्यूरियस लॉ से हमें पता चलता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा यहाँ पर जो मटेरियल्स था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें क्या होता है, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डोमेन्स आर अलाइंड इवन विथआउट एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता ये है कि अगर इसमें हम विथआउट एक्सटर्नल फील्ड भी ये क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, इनमें मैग्नेटिज्म होता है, और इसमें जो है ना मैग्नेटिज्म रिटेन रहता है, परमानेंट मैग्नेट्स भी इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और क्यूरियस लॉ टेम्परेचर से इसमें क्या होता है, बिकम पैरामैग्नेटिक, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है, यानी कि इसका क्या होता है, मैग्नेटिज्म घट जाता है। आगे अगर क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है ना, वो एडजेसेंट एटम्स से अलाइन होता है अपोजिटली, जिसके कारण इसका मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाता है। तो इसका नेट मैग्नेटाइजेशन हमें क्या देखने को मिलता है, 0 देखने को मिलता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में, ठीक है।
और इसमें नील टेम्परेचर से क्या होता है, अबो नील टेम्परेचर बिकम, अगर नील टेम्परेचर से अगर इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दे तो ये बिकम पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, ठीक है। अब आगे ये है कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, देखो लाइक द एंटी फेरी मैग्नेटिक, ठीक है, मतलब ये एंटी फेरी मैग्नेटिक के तरह ही होते हैं, बट ये अपोजिंग होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अनइक्वल, ठीक है, क्योंकि होता ये है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं ना वो अनइक्वल होते हैं, जिसके कारण इसका नेट मैग्नेटाइजेशन इज नॉन जीरो देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर एंटी फेरी मैग्नेटिक में जो मैग्नेटाइजेशन था वो नेट वो कितना था, जीरो था, यहाँ पर नॉन जीरो होता है, ठीक है। और इनका यूज होता है ट्रांसफार्मर कोर्स को बनाने में और मैग्नेटिक स्टोरेज को बनाने में, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो हमारे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनके क्या एप्लीकेशन या यूसेस है। तो जो दोस्तों यहाँ पर जैसे डाई मैग्नेटिक जो होता है उनका क्या होता है, मैग्नेटिक लेविटेशन को बनाने में होता है। ऐसी फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। सॉफ्ट जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं उनसे मैग्नेटिक कोर बना लिए जाते हैं। ऐसे ही फेरी मैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उनसे मेमोरी स्टोरेज बनाए जा सकते हैं हम, ठीक है। और ऐसे ही एंटी फेरी मैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उनसे यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, स्पिनट्रोनिक डिवाइसेस, ठीक है। आगे चले, हमने जैसे टेम्परेचर में इनका देखा था कि इन पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, कि जैसे क्यूरियस टेम्परेचर से हमें पता लगता था यहाँ पर कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे काई एम जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी टेम्परेचर के, तो अगर हम अप्लाइज टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पर, ठीक है, तो अबो क्यूरी टेम्परेचर से हमें यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और यहाँ पर अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो परमानेंट जो मैग्नेट्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये अब देखते हैं हम कि परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। पहले चैप्टर की शुरुआत में भी हमने बात करी थी, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारा परमानेंट मैग्नेट्स होते थे, जैसे एक बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, तो इसके पास में हमने जैसे ही आयरन या निकल के जो टुकड़े लाए तो ये अट्रैक्ट कर लेते थे इनके, तो यही अट्रैक्शन का गुण ही यहाँ पर मैग्नेटिज्म कहलाता था, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पर जैसे कोई करंट लूप में यहाँ पर जैसे इसमें मटेरियल में करंट का फ्लो कराया, तो इसके कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिज्म इसमें गुण जो उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, वही यहाँ पर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, देखो परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं ना, ऐसा मटेरियल होता है जो रिटेन कर सकता है मैग्नेटिज्म को, यानी कि बिना एक्सटर्नल, विदाउट एक्सटर्नल जो फील्ड होती है उसके बिना भी जो मैग्नेटिज्म को रिटेन रख सकते हैं वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ठीक है। मतलब इसको एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें हाई रिटेंटिविटी होती है, रिमेन्स मैग्नेटाइज, मतलब ये हाई रिटेंटिविटी होती है, यानी कि ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड भी ये मैग्नेटाइज रहते हैं, ठीक। हाई कोर्सिविटी रहती है, यानी कि इसके रेजिस्टेंस टू डीमैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। और हाई मैग्नेटिक हिस्टेरिस लॉस होता है इसमें, ठीक। और मेड फ्रॉम द हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं ये, ठीक है। जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन मटेरियल जैसे स्टील से बनाए जाते हैं, हाई कोर्सिविटी होती है इसकी, यूज्ड इन मैग्नेट्स में इनका यूज होता है। एल निको यानी कि जैसे ये एल्यूमिनियम और निकल के एलॉय से बनाया जाता है, एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट की एलॉय से स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट से। फेराइट जो होता है जैसे Fe3O4, ठीक है, यूज्ड इन स्पीकर्स, जो स्पीकर्स में चुंबक लगी हुई है आपने देखी होंगी, वो सब क्या होती है, फेराइट होती है, Fe3O4 से बनी होती है, ठीक है। आगे चले, एप्लीकेशंस क्या है, जैसे लाउड स्पीकर्स में यूज होता है इनका परमानेंट मैग्नेट्स का, इलेक्ट्रिक मोटर्स में होता है, मैग्नेटिक लॉक्स में होता है, कंपास निडल में यूज होता है, टॉयस फ्रीज मैग्नेट्स में होता है, ठीक है। आगे चले, अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ये क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार की टेम्परेरी मैग्नेट होती है, जब तक उसमें करंट का फ्लो होगा, ठीक है, तो उस कॉइल में यहाँ पर उसके अराउंड में जो है ना मैग्नेटिक कोर के कारण मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाता है। तो जब तक उसमें करंट का फ्लो होता है तब तक वो मैग्नेटिज्म उसमें बना रहता है, अगर करंट का फ्लो बंद कर देंगे तो मैग्नेटिज्म भी उसका चला जाता है। तो ये यहाँ पर एक टेम्परेरी टाइप की मैग्नेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिक्वायर्स, इसमें जरूरी है करंट का फ्लो होना टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कैन बी स्विच्ड ऑन ऑफ, इसको किया जा सकता है, करंट का फ्लो ऑफ कर दो भाई, मैग्नेटिज्म गायब, करंट का फ्लो ऑन किया मैग्नेटिज्म आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है इज वेरिएबल, ठीक है, इसमें वेरिएबल यानी कि करंट जैसे वेरिएबल क्यों है भाई, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, यानी कि जो इसका मैग्नेटाइजेशन है उसको हम बड़ा घटा सकते हैं, कैसे, जैसे ये हमारा कोई मटेरियल है,
अब इसमें हम करंट का फ्लो करवा रहे हैं, अब इस करंट को भी तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर करंट का फ्लो अगर हमने बढ़ा दिया तो इसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, करंट का फ्लो कम कर दिया मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा, इसलिए वेरिएबल होता है इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये बनाए जाते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। ठीक है, अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक बेल्स रिलेस में इनका यूज होता है, एमआरआई मशीन्स में होता है, क्रेन्स फॉर द लिफ्टिंग स्क्रैप में होता है, पार्टिकल्स जो एक्सीलेटर्स में होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक लेविटेशन में इसका प्रयोग होता है। चले आगे। अब दोस्तों हमने जो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़े, इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म की अगर बात करें ना, तो परमानेंट मैग्नेट में हमेशा मैग्नेटिज्म बना रहता है, चाहे उसमें विदाउट एक्सटर्नल फील्ड अगर उसको हम रिमूव भी कर देना तो भी यहाँ पर मैग्नेटिज्म इसमें बना रहेगा। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा नहीं होता, जब तक करंट का फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिज्म रहेगा, यानी कि ये टेम्पररी मैग्नेट होती है। कंट्रोल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो टेम्परेरी मैग्नेट है, उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे भाई? करंट का फ्लो ऑफ कर दो, हमारे हाथ में है ना करंट का फ्लो करवाना है कि नहीं करवाना है। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। मटेरियल की अगर बात करें, मटेरियल क्या होता है, तो मटेरियल कौन सा यूज होता है परमानेंट बनाने में? तो ये हार्ड जो फेरोमैग्नेट्स है, जैसे स्टील का, जो हमारा आयरन, निकल, कोबाल्ट की जो एलॉय होती है, उससे यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उसको बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स मटेरियल का यूज होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इनकी तो फिक्स्ड होती है भाई। ठीक है, फिक्स्ड यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ होती है परमानेंट मैग्नेट्स की, वीक टू मॉडरेट तक हो सकती है, वीक भी हो सकती है भाई और मॉडरेट भी हो सकती है, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो वेरिएबल ही है भाई, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लो भी हो सकती है। ठीक है, वो तो वहां पर करंट के फ्लो पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रिटेंटिविटी की बात करें तो भाई रिटेंटिविटी हाई होती है, परमानेंट होती है इसमें। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में लो होती है इसकी रिटेंटिविटी। एप्लीकेशन जैसे यूजेस भी हमने देख लिया कि भाई परमानेंट मैग्नेट्स का यूज हम कंपासेस में, टॉयज में, स्मॉल मोटर्स में यूज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज कहाँ करते हैं? एमआरआई में, क्रेन्स में, ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे इसकी समरी दी है, रिवीजन कर सकते हैं इस समरी से। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी क्लास। धन्यवाद।